आने वाले 6 महीनों की मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी ढेर सारी रील्स देख रही थी। आपने कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की जी। हैं जो उसके बाद कई लोगों ने की हैं, लेकिन उनके आधार मैं पूछना चाहूँगी। आने वाला समय जो बढ़ेगा वो डिजिटल करेंसी, तो जो बड़ा नोट है एटलीस्ट 500 का, इसको ब्रेक किया जाएगा और इससे एक साथ भारत की कई समस्याओं का अंत होगा। और ये कब होने वाला है? इस ईयर एंड या कुछ अगले ईयर की स्टार्टिंग तक कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में पढ़ सकते हैं। इसमें एक डिस्कशन है दो लोगों के बीच में, महादेव शिव और नारद जी के बीच में। तो महादेव शिव नारद जी को बोल रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं आपके शनिदेव, तो आप जाके दशरथ को इन्फॉर्म कर दो कि उनके राज्य में महामारी, युद्ध जैसी स्थितियां हो सकती है। महादेव का कहा हुआ सामान्यतः सत्य ही होता है। दशरथ कृत शनि श्रोत, वो इसीलिए होता है कि अगर आपके जीवन में शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हो तो आप इसका अगर पढ़ें सुने तो वो प्रभाव कम हो सकता है। 12 अगस्त के बाद से थोड़ी सी चीजें और बढ़ेंगी। उसमें एक सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव बढ़ना है। 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण हुआ था उसका भी एक प्रभाव पड़ना है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान करेगा। कहीं ना कहीं कोई टेररिस्ट अटैक करना, भारत की शांति को भंग करना। पाकिस्तान की जो सेना है वो बुरी तरीके से हारेगी और उसका देखिए जो पार्टीशन है या टूटना है वो तय है। गोल्ड के प्राइस सितंबर में मैंने बोले थे 2 लाख के आसपास जाएंगे, वो 180 190 तक गए। सिल्वर 420 तक गया। इस ईयर एंड तक आप उसको लगभग वापस से 2 लाख के पैटर्न पे जाते हुए देखेंगी और चांदी वापस से अपने 3 साढ़े 3 लाख के पैटर्न पे लौटेगी। 14 जून को उनका बर्थडे है ट्रम्प अंकल का, उनका दिमाग और पगला जाएगा और ये पागलपन इस हद तक बढ़ जाएगा कि वॉर को फिर वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो मानने वाले नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ये हमने 4-5 तारीख को ही बता दिया था मई में, ठीक है। दादा कम से कम 3 बार बनेंगे मुख्यमंत्री। कार्यकाल रहेगा दादा का 15 साल रहने वाला है। अगला कोई इलेक्शन होना है 2027 में, जैसे यूपी वाला, तो बीजेपी बहुत अच्छे से आ रही है। अरविंद केजरीवाल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मुझे ठीक अभी भी नहीं दिखता। हमने बोला है दोबारा से आप उन्हें जेल जाते हुए देखेंगे, पंजाब इलेक्शन हारते हुए देखेंगे, पार्टी में और टूट फूट देखेंगे। काल सर्प नाम की कोई चीज नहीं होती, झूठी बीमारी का झूठा इलाज है और जब उससे फायदा नहीं हो रहा तो फिर बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी खराब है। किसी भी क्लासिकल बुक में काल सर्प दोष का कोई भी रेफरेंस नहीं है। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपको मस्त करने का और स्वस्थ रखने का ना मेरे पास ढेर सारे उपाय हैं। उनमें से एक उपाय है कि आपको समय रहते बता दिया जाए या फिर चेता दिया जाए कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। कोई भी ऐसी मुश्किल आने वाली है तो उस मुश्किल से पार कैसे पाना है, और ऐसी कौन सी रेमेडीज तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो जियोपॉलिटिकल या फिर हमारे देश के अंदर आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हो सकती हैं। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि हो सकती हैं, और डराने का बिल्कुल कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं रहता है। और इसीलिए मैं अपने स्टूडियो में, अपने पॉडकास्ट में ऐसे दिग्गजों को बुलाती हूं जो एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से गणना करते हैं और उस गणना के आधार पर आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। तो आज है मेरे साथ अंकित अग्निहोत्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मैम, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मैं किसी भी पॉडकास्ट की जब शुरुआत करता हूं तो मैं नीम करोली बाबा का बहुत बड़ा सेवक या फॉलोअर हूं। तो मैं सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं कि नीम करोली बाबा उनके जीवन में बेहतर करें, यशस्वी बनाएं उन्हें और उनके जीवन में समृद्धि लाएं। तो पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक बार सभी लोग नीम करोली बाबा की जयकार लगाएं और बोलिए जय श्री राम। और एक चीज़ और, 15 जून को मैं कैची धाम में मिलूंगा, तो आपसे मुलाकात होगी। तो पहुंचिए 15 जून को कैची धाम नैनीताल और अपने जीवन में बाबा का आशीर्वाद लेके पूरा आप अपने जीवन को बदल दीजिए। जय नीम करोली बाबा। अब शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, बचे हुए 6 महीनों में क्या कुछ होने वाला है, आपने नीम करोली बाबा जी की बात की। मैं आपसे उन पे ही एक जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेती हूँ। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। अभी हमने रिसेंटली देखा, जब हाई प्रोफाइल लोगों ने वहां पर विजिट करना शुरू किया तो थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गए। पहले क्या लोग नहीं जानते थे, या फिर हमारे देश में ये एक ट्रेंड है
कि भाई विराट कोहली जाएंगे जी। तभी उस क्षेत्र की या फिर बिल्कुल। उस जगह की मान्यता ज्यादा बढ़ मान्यता जाएगी। होती है। देखिए एक्चुअली क्या है कि नीम करोली बाबा का जो आपका पूरा जो आश्रम है कैंची धाम में जो उन्होंने बनाया था वो ऑलरेडी फेमस था। वहाँ पर आपके मार्क जुकरबर्ग बहुत पहले जा चुके थे, स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्टसन और बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके थे। तो ये एक तरीके से क्या था कि उस आश्रम में ब्लेसिंग्स, हालांकि इनमें से कोई भी नीम करोली बाबा से नहीं मिला क्योंकि नीम करोली बाबा की जो समाधि है वो बहुत पहले ही हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपको आपके जीवन का एक उद्देश्य मिल जाता है, एक लक्ष्य मिल जाता है कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए। अच्छा। इसी भटकाव की स्थिति में शायद मार्क जुकरबर्ग भी गए थे 2011 में, और स्टीव जॉब्स जिन्होंने आपका एप्पल बनाया, हालांकि इनमें से किसी की मुलाकात नहीं हो पाई नीम करोली बाबा से। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको एक ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने अपने जीवन में एक नई दिशा में काम शुरू किया और अपने जीवन में पहुँचे। तो कहते हैं कि नीम करोली कैंची धाम के कण कण में बाबा का आशीर्वाद व्याप्त है, वहाँ पहुँच जाने से ही व्यक्ति पर कृपा आ जाती है। अब ये अलग बात है कि जो लोग मान्यता रखते थे वो पहले से ही जाते थे, जैसे कि मैं 2011 से लगातार जाता हूँ। हाँ, वहाँ भीड़ कम होती थी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा जो युवा वर्ग है वो विराट कोहली को देख के अट्रैक्ट हुआ, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी चीज़ के लिए बहुत अच्छी अट्रैक्ट बात हुआ। है। तो नीम करोली बाबा जाना शुरू किया। लोगों ने विराट कोहली को प्रेमानंद जी के साथ देखा, तो जो हमारा यूथ है वो कनेक्ट हुआ। तो एक अच्छी बात है कि हम एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जा रहे हैं और हमारा जो युवा वर्ग है जो गलत डायरेक्शंस में ना जाए, अगर वो इन चीज़ों से जुड़ रहा है उसके कारण, चाहे विराट कोहली हो चाहे बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, आई थिंक ये एक अच्छी बात है। और नीम करोली बाबा की कृपा सभी पर आती है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मुझे अपने जीवन की दशा या दिशा नहीं मिल रही थी तो मैं वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे भी एक प्रेरणा मिली। और मेरा ऐसा मानना है कि आप जब समर्पण भाव से वहाँ जाएंगे तो आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो सुनी जाएंगी और आपके जीवन को एक दिशा जरूर मिलेगी, एक डायरेक्शंस पाएंगे आप। चलिए, ये तो बात होगी नीम करोली बाबा की। और मुझे लगता है कि अब बहुत सारा बदलाव आया भी है। हमारे जी। जो युवा लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ भी रहे हैं और इसका बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग जिस तरह से प्रेरित करते हैं पॉडकास्ट के ज़रिए या किसी भी मंच के ज़रिए, वो काबिल तारीफ़ है। अब आने वाले 6 महीनों की मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी ढेर सारी रील्स देख रही थी। आपने कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस की जी। हैं जो उसके बाद कई लोगों ने की हैं, लेकिन उनके आधार मैं पूछना चाहूँगी। पहला प्रिडिक्शन जो मेरे निगाह में आया था वो ये था कि 500 का नोट बंद हो जाएगा। 500 का नोट बंद हो जाएगा, हमने सितंबर 2025 में बोला था। और उसका देखिए आधार आप जानना चाहती हैं तो आधार के लिए हमें भारत की कुंडली पढ़नी पड़ेगी जो कि टॉरस असेंडेंट वृषभ लग्न की है। और वहाँ पर क्या बैठा है, ऐसे 12th लॉर्ड मंगल सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस वेल्थ का होता है और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में बजट, इकोनॉमिकल चीज़ें, फाइनेंशियल सेक्टर्स, ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस के साथ आती हैं। भारत में जो महादशा है वो मंगल की है, सितंबर 2025 से नेक्स्ट 7 ईयर तक। अंतरदशा इस टाइम राहु की आ चुकी है। अब राहु को हम लिंक करते हैं आज की डेट में, देखिए देश काल पात्र के हिसाब से आपको चीज़ों को लिंक करना पड़ता है। राहु को बोला गया है माया, राहु को बोला गया है भ्रम, राहु को बोला गया है जो चीज़ ना हो उसके होने की भी उपस्थिति। तो आपका देखिए जितना डिजिटल वाला जो मामला है वो सारा राहु से आता है। आप और हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप और हम ना चाहते हुए भी कितने लोग घर तक पहुंच जाएंगे, ये राहु का कमाल है, यानी कि वायरल होना चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोगों की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ये जो हमारी बातें हैं, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये वहाँ पहुँच रही है। तो ये क्या है, ये राहु है। तो जितना डिजिटल वाला मामला होता है ये राहु के साथ आता है। प्लस जो मंगल है वो नक्षत्र लॉर्ड आद्रा है। आद्रा राहु से गवर्न होने वाला नक्षत्र है। तो यहाँ पर वेल्थ वाला जो हाउस है, यहाँ पर एक डिजिटलीकरण का प्रोसेस स्टार्ट होता हुआ दिखता है। और मुझे लग रहा है शायद सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और देखिए आने वाले टाइम में, मैंने बोला है डिजिटल डॉलर जैसे यूएस में शुरू होने वाला है, तो भारत में भी जो कम से कम बहुत बड़े नोट हैं, यानी कि इस समय अगर हम 500 के नोट की बात करें, और जो कि कई बार करप्शन, काला धन का भी कारण बनते हैं, आपका आतंकवाद जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, तो एक ही झटके में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप डिजिटल करेंसी को बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये आप होते हुए देखेंगे, मोदी जी ने अचानक नोटबंदी की थी तो लोगों को बहुत परेशानी हुई कि कैसे होंगे, बट मुझे लगता है कि आज हम उस स्टेज में आ चुके हैं। पहले तो हमने तैयारी भी नहीं की थी कि हमें कैसे डील करना है इस ऑनलाइन से। तो आज अगर हम 10 रुपए का धनिया भी लें तो हम पेटीएम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जेब में भी पैसे नहीं रहते, शायद
सारे पैसे आपके फ़ोन में जा चुके हैं, वॉलेट में जा चुके हैं। तो यही होगा जी, आने वाला समय जो बढ़ेगा वो डिजिटल करेंसी, तो जो बड़ा नोट है एटलीस्ट 500 का, इसको ब्रेक किया जाएगा और इससे एक साथ भारत की कई समस्याओं का अंत होगा। और ये कब होने वाला है? ये आपका ऑलरेडी प्रोसीजर चल रहा है और मुझे लगता है इस ईयर एंड या कुछ अगले ईयर की स्टार्टिंग तक कुछ ना कुछ कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई जानकारी या कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। ये चल रहा है ऑलरेडी प्रोसीजर। जब 2026 की शुरुआत हुई थी तो सब एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि बहुत खतरनाक साल रहने वाला है। हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें उस दिशा में जा रही हों और उस दिशा में बढ़ी भी हों और हमें उस चीज़ का आभास ना हो रहा हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तन लागे उस तन वो तन जाने। तो मे बी ऐसा हो रहा हो, लेकिन हमें अब जियोपॉलिटिकली तो जो वॉर चल रही है वो हमें पता है। क्या अभी आने वाले 6 महीने और भी खतरनाक रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हमें एक पैटर्न को पकड़ना है, एक तरीके को पकड़ना है। जो एस्ट्रोलॉजी लाइक अ डेटा साइंस काम करती है कि जब ये अलाइनमेंट रहा था आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले, तब क्या सिचुएशंस हुई थी, अब जो अलाइनमेंट दोबारा आ रहा है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा या क्या प्रभाव डालेगा देश दुनिया पर। तो यहाँ पर जो शुरुआत हो चुकी है अलाइनमेंट की, या हम कहें कि आफ्टर कोविड जिस हम टाइम ड्यूरेशन में चल रहे हैं, वो एक एकदम अलग युग चल रहा है, एक अलग पैटर्न दिखा रहा है। और ये आपका 11वीं सदी 12वीं सदी के पैटर्न से दिख रहा है, जहाँ पर मंगोल्स और बहुत सारी जगह पर आक्रमणकारियों ने अटैक करना शुरू किया था। चंगेज खान वाला टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो चीज़ें हैं आपको रिपीट होते हुए देखेंगे। इसको और हम अगर सबसे नियरेस्ट पहुँचाना चाहें तो 1935 का जो अलाइनमेंट है, प्लानिटरी पोजीशंस है, उनके अकॉर्डिंग 2025 मैच होता हुआ दिख रहा है। अब होगा क्या, पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक रेफरेंस है जिसको हम कहते हैं रोहिणी सकट भेदन, और ये जब रिपीट होता है तो युद्ध, महामारी और जनमाल का नुकसान, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 2025 से चल रहा है। तो जैसे ही आने वाले टाइम में, जैसे कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम भी ये पैटर्न रिपीट हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट है और इसको आप अगर साइंटिफिक लेते हैं तो वो इवेंट आपकी लाइफ में आते हैं। तो इसमें 35 में इटली ने इथोपिया पे अटैक किया था और 25 से अगर आप देख रहे हैं तो चीज़ें चल रही हैं। तो ये कॉन्टिन्यूएशन में चलेंगी, रुक रुक के होती रहेंगी। ये जो एक्सट्रीम लेवल है, यानी कि जो अगर आप 1941-42 का टाइम अगर समझना चाहें तो ये 30 के आसपास रिपीट होगा, जब लगभग आपका जो सैटर्न है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है। और इसको बाकायदा मंडेन एस्ट्रोलॉजी में रेफरेंस है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में पढ़ सकते हैं। इसमें एक डिस्कशन है दो लोगों के बीच में, महादेव शिव और नारद जी के बीच में। तो महादेव शिव नारद जी को बोल रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं आपके शनिदेव, तो आप जाके दशरथ को इन्फॉर्म कर दो कि उनके राज्य में महामारी, युद्ध जैसी स्थितियां हो सकती है। अच्छा। तो ये प्रॉपर एक रेफरेंस है। तो ये जब महादेव बोल रहे हैं तो महादेव का कहा हुआ सामान्यतः सत्य ही होता है। तो जब नारद जी इन्फॉर्म करते हैं दशरथ जी को, तो दशरथ जी नहीं चाहते कि उनके राज्यकाल में ऐसी कोई आपदा आए, तो उन्होंने प्रार्थना की शनिदेव से। तो जो एक आप सुनते हैं दशरथ कृत शनि श्रोत, वो इसीलिए होता है कि अगर आपके जीवन में शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हो तो आप इसका अगर पढ़ें सुने तो वो प्रभाव कम हो सकता है, जीरो डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर ये पैटर्न चलेगा, ये स्थितियाँ रहेंगी युद्ध की। एक 12 अगस्त के बाद से थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ेंगी, उसमें एक सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव बढ़ना है। 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण हुआ था उसका भी एक प्रभाव पड़ना है। और ये जो सारी स्थितियां हैं हमें ये दिखाती है कि देश दुनिया थोड़ी सी तो परेशान रह सकती है, और ये प्रकृति का नियम है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पहली बार देख रहा है, कोई देश पहली बार देख रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम भी ये सिचुएशंस थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी ये सिचुएशंस थी, 1971 में भी ये सिचुएशंस थी, कारगिल वॉर के टाइम भी ये सिचुएशंस थी, अफ़गानिस्तान का आपका जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब सद्दाम हुसैन के साथ ये किया था। तो ये जब जब कॉम्बिनेशंस आते हैं तब तब इस तरीके से जियो पॉलिटिक्स डिस्टर्ब होती है। ये इसका साइंटिफिक डेटा होता क्या है कि ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी जो सृष्टि है क्रिएशन का काम करती है, उत्पन्न करना, नष्ट करना। ऐसे गॉड की जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ से गई है। हालांकि बहुत लोगों को पता होगा गॉड का मतलब हो गया जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो जो जनरेटर है हमारे यहाँ ब्रह्मा है, ऑपरेटर है वो हमारे यहाँ विष्णु है, और जो संहारक है वो शिव है, डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो ये एक पैटर्न काम करता है। तो ये करेक्शन का टाइम है, और अगर इसको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहें तो ये करेक्शन का टाइम है। नेचर अपने आप को करेक्ट कर रही है,
कुछ चीज़ें जो इनबैलेंस हो गई उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। और समय की एक खासियत ये है कि लगातार चलता रहता है, बदलता रहता है, तो हम इस स्थिति से भी निकल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं जो हमारे देश की राजनीति में या फिर जो देश में होगा, है ना? ये हम बात कर रहे थे जियो पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिकल, और हाँ। इसको अगर हम थोड़ा सा कहना चाहें तो वॉर जैसी वॉर सिचुएशन जैसी सिचुएशन। क्या आपको लग रहा है कि ये जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अब कई एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया है कि 2.0 होगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी शुरू होगा और पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक हो सकता है, अटैकिंग मोड में आ सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें होंगी? हाँ, ये बिल्कुल होंगी। और ये भी हमने कहा था कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान करेगा। फिर से वही उसकी हरकतें, कहीं ना कहीं कोई टेररिस्ट अटैक करना, भारत की शांति को भंग करना। उसका कारण ये रहेगा कि शायद जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता तो वो यही करता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या ये तो मैं बता भी चुका हूँ, ज़बरदस्त तरीके से होगा। ये छद्म या आंशिक नहीं होगा। अगर इस बार पाकिस्तान कोई भी ऐसा कृत्य करता है जो पहलगाम जैसा कृत्य है, तो मुझे लगता है कि पूर्ण कार्रवाई होगी पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान की जो सेना है वो बुरी तरीके से हारेगी। और उसका देखिए, जो पार्टीशन है या टूटना है वो तय है। और आपने 1971 का भी हमने रेफरेंस लिया था एस्ट्रोलॉजिकली या प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो कॉम्बिनेशंस वापस आ रहा है। तो हम लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान या भारत एक बार फिर से दादाजी बनने वाला है। पिताजी तो हम 71 में बन गए थे जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस बार हम दादाजी बनेंगे। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या कुछ ऐसी गतिविधियां होने वाली है, क्योंकि ये अभी जियोपॉलिटिकल बात की, अगर मैं आर्थिक तौर पर देखूं तो आर्थिक तौर पर क्या कुछ भारत की इकोनॉमी में हलचल होने वाली है, और जिस तरह से आप प्रिडिक्ट करते हैं गोल्ड प्राइस, स्टॉक्स, ये तमाम चीजें क्या कहने वाली है? देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस तो इस वे में आएगा, और ख़ासकर इस टाइम जो शेयर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। और मैं सितंबर से लगातार कह रहा हूँ, गोल्ड के प्राइस सितंबर में मैंने बोले थे 2 लाख के आसपास जाएंगे, वो 180 190 तक गए। सिल्वर 420 तक गया, अभी रिवर्स कर रहा है। और ये एक नॉर्मल है, इसमें कोई ट्रांजिट पोजीशन की आवश्यकता नहीं। जब किसी चीज़ की प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो लोग जाएगा डाउन, लेकिन ये फिर से बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हम अगर गोल्ड की बात करें तो जैसे 2 जून के बाद से एक जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, कर्क राशि में जा रहा है, जिसको बहुत सारे लोग ट्रेस पासर कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं, 25 में भी 3 राशियों में गया था, 26 में भी 3 राशियों में जाएगा, 27 में भी 3 राशियों में जाएगा। तो एक ये पैटर्न इसका चलेगा। ये एक डिस्टर्बेंस है, ये फ्लक्चुएशन को दिखाता है, वित्त का, वेल्थ का ये कारक ग्रह। तो क्या होगा कि गोल्ड के रेट फिर से बढ़ सकते हैं। गोल्ड का जो कारकत्व है वो सूर्य के साथ आता है, और जुपिटर को हम सेकेंडरी प्लैनेट लेते हैं, मून को हम सिल्वर के लिए लेते हैं, कॉपर के लिए हम मंगल को लेते हैं। और यहाँ पर गोल्ड के रेट हमने प्रिडिक्ट किए हुए हैं, तो सेम मैं प्रेडिक्शन आपको देता हूँ, इस ईयर एंड तक आप उसको लगभग वापस से 2 लाख के पैटर्न पे जाते हुए देखेंगी, और चांदी वापस से अपने 3 साढ़े 3 लाख के पैटर्न पे लौटेगी, जो एक इसका टाइम आया था दिसंबर जनवरी में। लॉन्ग टर्म में अगर आप जाना चाह रही हैं तो गोल्ड आपका 29-30 के बीच में, आपका 5 लाख के आसपास, सिल्वर 8 से 10 लाख के आसपास। और बहुत जगह मैं डाल भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, तो डरने वाली बात नहीं है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो सटोरिये होते हैं, जो सट्टा खेलते हैं, उनके लिए नहीं है ये। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म अप्रोच है, 1 साल की, 2 साल की, तो ही इन्वेस्ट कीजिए। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं बहुत ईमानदारी से, शेयर मार्केट और इन चीज़ों की प्रेडिक्शन अगर कोई व्यक्ति एक्यूरेट मंथ वाइज निकाल ले या वीक वाइज निकाल ले, तो मुझे लगता है कि उसको एस्ट्रोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस फ्लक्चुएशन को वो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन देश काल पात्र के अकॉर्डिंग मूव हो रही है। अब इंडिया में सब ठीक चल रहा है, ट्रम्प ने बोल दिया कि मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा एक रात को उठ के, ट्रम्प ने बोल दिया बस मैं मिसाइल डालने वाला हूँ, तो जो सेंटीमेंट्स हैं वो हिल जाते हैं। सपोज मोदी गवर्नमेंट कोलैप्स होने वाली है तो सेंटीमेंट्स हिल जाएंगे, तो आपके हाथ में नहीं है उसको पकड़ना। आप एक अनुमान अंदाजा दे सकते हो। तो जो लोग शेयर मार्केट को लेके या बाकी चीज़ों को लेके करते हैं तो बहुत कठिन काम है, बट ये वॉलेटाइल जरूर रहने वाली, क्योंकि उसका क्या है कि सेंटीमेंट्स बार बार यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे कि ट्रम्प है, 14 जून को उनका बर्थडे है, ट्रम्प अंकल का। जैसे ही 14 जून को उनका बर्थडे होगा, ये भी मैंने बता चुका हूँ, उनका दिमाग और पगला जाएगा। इस बार जो उनकी वर्ष कुंडली बन रही है और जो इसमें ताजी की योग बन रहे हैं, मुंथा की जो मूवमेंट है 4th हाउस में, वो पूरी तरीके से बता रहे कि ये पागलपन और बढ़ जाएगा। और ये पागलपन इस हद तक बढ़ जाएगा कि वॉर को फिर वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो मानने वाले नहीं है। तो ये जो लगता है हमें, और मिड टर्म इलेक्शन होने हैं आपके नवंबर 2026 में,
वहां तक तो ये पूरा उत्पात मचा के रखेंगे। वहां से इनकी जो पावर है वो सीज होगी। मिड टर्म इलेक्शन वहां होते हैं हर 2 साल में, तो वहां पर इनकी पावर थोड़ी सी डाउन होगी, क्योंकि कई चीज़ें वहां पर सीनेट के थ्रू में अप्रूव करानी होती है, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां पर जब सीटें कम जाएंगी तो इनको अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे, फंड्स नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा डाउन रहेंगे। और ये अपना जो कार्यकाल है 28 तक तो पूरा करेंगे ही किसी तरीके से। और 28 के बाद ये मैंने आपको बता दूं, ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बनेंगे, बताया बहुत पहले था, लेकिन जो डिजिटल प्रूफ है 15 जून 2024 के वीडियो में, जब ट्रम्प पर शायद उन्होंने भरा भी नहीं था फॉर्म और एक सेक्स स्कैंडल में फंस गए थे, जिसकी वजह से लोग कह रहे थे ये तो फॉर्म ही नहीं भर सकते, नॉमिनेशन ही नहीं कर सकते, तब मैंने बोला था। और ये लाइन है कि डोनाल्ड ट्रम्प आप जनवरी 2025 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हुए देखेंगे, और जिस दिन से राष्ट्रपति बन जाएंगे उस दिन से पूरी उथल पुथल मचा देंगे। तो उन्होंने एकदम पूरा अपना जो काम है कर रखा है। एक प्रेडिक्शन और दे देता हूँ, अगला जो प्रेसिडेंट होगा डेमोक्रेटिक से होगा, फीमेल होगा। नाम मैं बता दूंगा बट आने वाले टाइम में। आपको पता है वो मेरे वीडियो पे आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी इतनी हिंट है, पहला डेमोक्रेटिक वर्ड बता दीजिए ताकि मैं वो दूंगा। अभी लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक एंड फीमेल। आप मुझे कुछ ऐसी हेडलाइंस बता सकते हैं जो आने वाले 6 महीने में एकदम तड़कती भड़कती सी हो? देखिए, इसमें जो पहली चीज़ है कि अभी 1-2 इवेंट्स हुए, जैसे शुभेंदु अधिकारी वाला जो इवेंट हुआ है, तो शुभेंदु अधिकारी का यहाँ पर अभी हम शपथ ग्रहण कुंडली भी हमने देखी है, शुभेंदु अधिकारी का हमने इंडिविजुअल चार्ट देखा है। कलकत्ता से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे शुभेंदु अधिकारी का पर्सनल मोबाइल नंबर से लेकर उनकी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ जो उनके साथ काम करते हैं दी थी। तो हमने उसके आधार पर प्रेडिक्शन की थी शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और ये हमने 4-5 तारीख को ही बता दिया था मई में, ठीक है। तो दादा कम से कम 3 बार बनेंगे मुख्यमंत्री, और ये आपका ये वाला भी, अगला वाला भी, उससे अगला वाला भी। तो ये जो कार्यकाल रहेगा दादा का 15 साल रहने वाला है, और 15 साल में बीजेपी इसका मतलब 15 साल रहने वाली है। यहाँ लॉन्ग टर्म में बंगाल में एक अच्छा इम्पैक्ट वापस आएगा, और एक तरीके से जो वहाँ पर सनातन को या आपके हिंदू धर्म को हानि हुई थी, आप वापसी होते हुए देखेंगे, तो उसका एक रिफ्लेक्शन आपको अगले कुछ 3-4 महीने में दिखेगा। जब किसी चीज़ को सफाई की जाती है तो उसमें कई बार थोड़ी बहुत हलचल होती है, तो बंगाल में भी सफाई का काम चलेगा, और ये जो काम है ये 4-5 महीने चलेगा। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में मे बी डिफ़िकल्टीज वो फेस करे। तो एक तो ये बंगाल वाला पोर्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है इस मामले में। दूसरा, अगर हम देखें कि अगला कोई इलेक्शन होना है 2027 में, जैसे यूपी वाला, तो बीजेपी बहुत अच्छे से आ रही है। हमने केजरीवाल पर बहुत अच्छी रिसर्च की है, आप पार्टी पे और अरविंद केजरीवाल पे इंडिविजुअल। तो अरविंद केजरीवाल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मुझे ठीक अभी भी नहीं दिखता, और हमने बोला है दोबारा से आप उन्हें जेल जाते हुए देखेंगे, पंजाब इलेक्शन हारते हुए देखेंगे, पार्टी में और टूट फूट देखेंगे। तो ये क्रम शुरू हो चुका है राघव चड्ढा से, ये चलता रहेगा क्रम, ये क्रम नहीं रुकने वाला है। दूसरा, आप अगर देखेंगे रियल इस्टेट को लेके, तो रियल इस्टेट में क्राइसिस आएंगे या क्रैश होगी। तो जो लोग घर लेना चाहते हैं और कोई प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए रुकने का समय है। अगर वो अक्टूबर-नवंबर तक जाते हैं तो 10% का उनको यहाँ पर मार्जिन मिल सकता है, 10% का उनको कंसेशन मिल सकता है। एक इवेंट आप यूरोपियन यूनियन में भगदड़ देखेंगे, ठीक है, जहाँ पर आपका ब्रिटेन ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका है। तो यूरोपियन यूनियन एंड ओपेक जैसी जो आपके इंस्टीट्यूट है, इनमें आप ब्रेकअप होते हुए देखेंगे। कई बड़ी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है अभी, वो वहाँ से निकलेंगी, और कहीं ना कहीं जब विश्व 2 भागों में बटेगा, जो वर्ल्ड वॉर में हमेशा बढ़ता है किसी न किसी ग्रुप ए ग्रुप बी में, तो उस टाइम यूरोपियन यूनियन टूटता हुआ दिखेगा। ओपेक में जैसे अभी दुबई निकल चुका है, तो आप आने वाले टाइम में और देखेंगे ओपेक में भी आपका कुछ ना कुछ ब्रेकअप होता हुआ देखेंगे। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आने वाले समय में कहीं पर बहुत तेज भूकंप आएगा, क्योंकि ये सब सामान्य घटनाएं, सुनामी आएंगी, ये सब हर साल होती है, कोई प्रेडिक्शन का पार्ट नहीं है। हाँ, आद्रा प्रवेश कुंडली जो कि आपके मानसून के लिए बनती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, उसको मैंने रीड किया है। तो ये जो मौसम है, ये आपका एक तो ला नीनो के इम्पैक्ट में साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये गर्म रहने वाला है मौसम, ठीक है। वर्षा की स्थिति है अनियमित है, यानी अभी आप देखें कि आपका अप्रैल में बहुत बारिश हुई, रेन हुई, जबकि नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये जो वर्षा है ये अपना क्रम ऊपर नीचे रखेगी या थोड़ा सा कम रखेगी।
जो गर्मी है वो अपने प्रचंड रूप में रहेगी। यहाँ पर ये आद्रा प्रवेश की कुंडली बनती है जब सूर्य लगभग 21-22 जून को आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ से हम मौसम की भविष्यवाणी करते हैं और उस भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग ये मामला थोड़ा सा इस बार उसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि फसल या जो महंगाई है वो बढ़ सकती है जब फसल या बाकी चीज़ों की पैदावार अच्छी ना हो। तो ये एक इम्पैक्ट आप देखेंगे। किसी तरह की कोई महामारी का भी महामारी का आप देखिए हंता वायरस चल रहा है और ये हम बहुत पहले से बोल रहे हैं जून 2024 से, और फिर अभी एक वायरस ये इंडिकेटेड है। तो महामारी या मैन मेड वायरस है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी जो आपके काम को भी डिस्टर्ब करेंगी, जो आपकी जो जीवन है उसको भी प्रभावित करेंगी। मैंने कहा ना युद्ध, महामारी, ये प्रॉपर वर्ड लिखा है महामारी पद्म पुराण में, ठीक है। तो ये जब जब इन ट्रांजिशन के आसपास ये आता है तो ये आती हैं चीज़ें। तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, हमको वेट करना है, सरकार को सपोर्ट करना है और अपनी सेविंग्स को मजबूत रखना है। और ये जो प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन होती है इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। इसमें ये बात होती है कि आप अपनी इनकम या सेविंग्स को बढ़ाइए कि अगर कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको दिक्कत आ जाए तो आप सर्वाइव कर पाए 2-3 महीने 4 महीने, जैसे हमने कोविड में देखा था। तो उस तरीके का एक हमें दिख रहा है और ये भी हमें आपका अगस्त के बाद से और इंडिकेशन है। मोदी की कुंडली में ऐसा क्या है जो मतलब कह सकते हैं कि एक करिश्माई व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो ऐसा क्या है, जैसे हमने बंगाल चुनाव में देखा कि बंगाल में हराना नामुमकिन लग रहा था, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन आसानी से बंगाल जो है वो अपने तरफ कर लिया। क्या है उनकी कुंडली में ऐसा खास? देखिए मोदी जी की कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की है। सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर लग्न में ही एक नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। उनके जो अमात्य कारक हैं उनकी पोजीशनिंग बहुत बेटर है। तो अमात्य कारक से 10th भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। अष्टक वर्ग में दशम भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छे नंबर है, लग्न में अच्छे नंबर है। जो 10th हाउस है उसके भिन्नाष्टक वर्ग में बहुत अच्छे नंबर है। कुंडली में देखिए एक जनरल स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं किसी चीज़ का प्रॉमिस होना, और जैसे जैसे दशा का एक्टिवेशन होता है वो प्रॉमिस स्ट्रांगली आपकी लाइफ में निकल कर आते हैं। सपोज मैं आपको कुछ बीज दे दूं, सीड दे दूं, तो वो प्रॉमिस है। कब डालने हैं, कब उनका आपको रिजल्ट मिलेगा, वो मौसम है जो, यानी कि जो वातावरण है, वो दशाएं हैं। तो दशाएं जब जब आ रही हैं उनकी अच्छी आ रही हैं। तो अभी तो मंगल की दशा में वो अपना जो कार्यकाल है, इसीलिए 24 में भी रिपीट हुए। मंगल के बाद जो दशा आ रही है 27 में, वो राहु की आ रही है। राहु रिटायरमेंट को शो करेगा और काश ये भविष्यवाणी सच हो जाए। और सबसे पहले मैंने ही बनाया था मोदी जी को राष्ट्रपति, उनके चार्ट्स को देख के ग्रेसफुल रिटायरमेंट होगा, राष्ट्रपति बनेंगे वो। कितने सारे एलिगेशंस उस पे लगे, कई सारी चीज़ें बोली गई, लेकिन कैसे निकल के आ जाते हैं? ये भी क्या उनकी कुंडली का ही? वृश्चिक राशि है। अगर हम राशियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करें, वृश्चिक लग्न है तो लग्न लॉर्ड बैठे हुए हैं आपके, ठीक है। मंगल स्ट्रेंथ यानी कि साहस पराक्रम भरा हुआ है मोदी जी, उसमें डरते नहीं है। फिर अगर हम देखें तो कीट राशि यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं वो राशि बोली गई। तो कीट राशि का एक नेचर ये देखा जाता है कि वो जिस चीज़ के पीछे लगता है उसको ख़त्म कर देता है। एक जो मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, तो जैसे कि वो कांग्रेस के पीछे लगे तो कांग्रेस ख़त्म, जहाँ वो लग जाते हैं वो पूरी चीज़ खोखली हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है इन राशियों की। तो आप देखिए बंगाल में वो लग गए, बंगाल में ममता बनर्जी ख़त्म, ठीक है। आपके कांग्रेस के पीछे लग गए, कांग्रेस इस टाइम मुझे लग रहा है 2-4-5 स्टेट के अलावा सब जगह ख़त्म। मुझे लगता है और ख़त्म कर देंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो कुंडली उनकी स्ट्रॉन्ग है। और देखिए स्ट्रॉन्ग के अलावा कई बार आप पर ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है शायद उन पर ईश्वरीय अनुकंपा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हर व्यक्ति को रामलला नहीं चुनेंगे अपनी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अगर किसी व्यक्ति को चुना है, उन्होंने चुना है, मोदी जी ने उनका कोई शिलान्यास नहीं किया, न कोई प्राण प्रतिष्ठा की, उनको चुना गया था। तो राम जी द्वारा चुने व्यक्ति पर फिर विशेष कृपा तो रहती है। तो जो काम कर रहे हैं, और कम से कम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जहाँ पर जय श्री राम बोलने पर आप पर लाठीचार्ज हो, आपको जेल में बंद कर दिया जाए, अल्लाहू अकबर के नारे लगे, तो मेरा ये मानना है कि आप सभी धर्मों का समान सम्मान करें। अगर आप अल्लाहू अकबर बोलने को अलाउ करते हैं तो आप जय श्री राम को भी बोलना अलाउ करें। तो कम से कम एक धर्म के प्रति या जो हमारा सनातन है उसके प्रति तो अच्छे काम कर रहे हैं। तो जो इतिहास है उन्हें हमेशा आदर भाव से देखेगा इस मामले में। और अगर मैं ये बात करूँ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी, आग से जुड़ी दुर्घटनाएं, खास तौर पर फ्लाइट क्रैश को लेकर भविष्यवाणी की जा रही हैं, क्या इसका कुछ पुख्ता सबूत है? कुछ क्योंकि इसका एस्ट्रोलॉजिकली जितने लोगों से आपने सुना है, किसी ने आपको कोई ढंग का कॉम्बिनेशन बताया नहीं है। फ्लाइट कॉम्बिनेशन की ट्रैक होगी, ये सामान्य देखिए घटनाएं हैं और ये साल 2 साल में रिपीट होती रहती है।
तो जो सेम पैटर्न है आपकी, देखिए आपको हमेशा एस्ट्रोलॉजी को डेटा से लिंक करना चाहिए। अगर आप देखें तो हर साल आपकी कुछ ना कुछ फ्लाइट्स क्रैश होती है वर्ल्ड ओवर, पूरा वर्ल्ड लेकिन में। जो पिछले साल हुआ वो शायद मतलब एक कह सकते हैं कि सबके लिए एक बहुत आश्चर्य, सरप्राइजिंग था। हाँ सरप्राइजिंग था। हाँ, तो लेकिन वो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था ना। हाँ, उसके बाद जैसे उसके बाद फिर लोगों को हाँ, एक नई चीज मिल गई उसके कि बाद चलो इस जैसे पे महाराष्ट्र खेलते के हैं। उप मुख्यमंत्री, इससे पहले माधवराव सिंधिया और बहुत सारे नेता इस तरीके से गए। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई नहीं बताता। हाँ, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के चार्ट्स में ऐसा चल रही हो चीज़ें, जैसे आप अजीत दादा के बारे में बात कर रही हैं, तो हो सकता है उनके चार्ट्स में हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो वायु तत्व राशि है वो आपकी प्लेन दुर्घटनाओं को दिखाती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई निकल के नहीं आया है कि आप इस डेट से इस डेट तक मत उड़ो, ये सब बकवास है, कोरीबाजी। आज मैं कुछ भी बोल दूँ कि आप 22 अगस्त से 19 दिसंबर तक आप रोड पे मत निकलना, रोड एक्सीडेंट के बहुत चांसेस। अरे हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट हर घंटे रिपोर्ट होते हैं या हर 2 घंटे में, हर 30 मिनट में यहाँ पर एक रेप होता है। तो डेटा इतना ज़्यादा है कि आप कुछ भी बोलो मैच कर जाएगा, बात ये है। तो इसका कोई, जब तक आपको, मैं देखो जब भी कोई बोलता हूँ, मेरा जो खुद का भी एक चैनल है और मैं वहाँ डिटेल्ड में एनालाइज करता हूँ कुंडली को, चाहे वो समझ में आए आपके ना, वो एक विश्वास दिलाने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका आधार ये है। और जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो तुरंत लिंक कर लेते हैं। क्यों? अब केवल ट्रांजिट बेस पे कोई प्रेडिक्शन की जाती है कि गुरु कर्क राशि में जाएगा, बुध सूर्य मेष राशि में जाएंगे, बुधादित्य योग बन रहा है, तो बकवास है। ट्रांजिट क्या होता है आपको पता है? जितने एस्ट्रोलॉजर हैं वो ट्रांजिट बेस्ड प्रेडिक्शन करते हैं कि गुरु कर्क राशि में जा रहे हैं, सूर्य मेष राशि में चल रहे हैं उच्च के। तो जो ट्रांजिट को बोला गया है उसको डाकिया बोला गया, पोस्टमैन। सपोज मुझे आपको 10,000 रुपये देने हैं, ये एक प्रॉमिस है, ठीक है? तो मैंने एक 10,000 का चेक 10,000 का एक मैंने आपके साथ कमिटमेंट कर लिया। फिर मुझे वो चेक कब काटना है, वो दशा है कि अब मैंने वो चेक काट के रख दिया। अब वो चेक आप तक जो डिलीवर होगा वो कौन करेगा? पोस्टमैन। मेरे पास रखा है, लेकिन आप तक कब पहुंचेगा? जब तक कोई डिलीवरी बॉय इस चेक को उठा के आपको नहीं दे देता। तो जो गोचर है वो ये डिलीवरी बॉय है। तो इससे पहले तो प्रॉमिस होना चाहिए मुझे आपको 10,000 देनी है, फिर वो मेरा मन होना चाहिए कि उस दिन मैं चेक काट के रखूं, यानी कि जो दशा है। तो ट्रांजिट बेस्ड प्रेडिक्शन बिल्कुल फेक होती है, बकवास होती है, नहीं माननी चाहिए। जब तक किसी चीज का प्रॉमिस ना हो, किसी चीज का आधार ना हो, तब तक आप, अब वही चीज है कि अगर आपके नाम की चिट्ठी नहीं है तो डाकिया चाहे जितनी बार आपके घर के आगे आए, आपको चिट्ठी नहीं मिलेगी। ये जो चीजें हमारी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में लोगों को दिक्कत करती है। लोग पूछते हैं हमारी शादी कब होगी, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारे बच्चे कब होंगे, तो वो कोशिश करते हैं सबसे लास्ट वाले पार्ट में। तो एस्ट्रोलॉजर भी देख लेते हैं, बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है, इस साल शादी हो जाएगी, कर्क राशि वालों तुम्हारी शादी हो जाएगी, सप्तम पर बृहस्पति है। उससे पहले वो प्रॉमिस नहीं चेक करते कि कहीं कुंडली में डिनाइल का तो कॉम्बिनेशन नहीं। अगर डिनाइल का कॉम्बिनेशन है तो आप क्या कर लोगे, या दशा ही एक्टिवेटेड नहीं है तो ट्रांजिट चाहे जितनी बार 7th हाउस से निकले शादी नहीं होगी। और ये कैलकुलेशंस या प्रेडिक्शन गलत होने का एक तरीका है। संतान का जितनी बार ट्रांजिट, बृहस्पति का पंचम, आधे लोग केवल 2 ट्रांजिशन पे खेलते हैं पूरी एस्ट्रोलॉजी, केवल एक बृहस्पति का ट्रांजिट, एक शनि का ट्रांजिट, कि बृहस्पति ने 11वें भाव को देख दिया, हाँ आमदनी आनी शुरू हो जाएगी, बृहस्पति ने सप्तम भाव को देख दिया, शादी हो जाएगी। तो कुछ उनको देखते ही नहीं, आप गए बस आपकी कुंडली में देखा कि बृहस्पति कहाँ से वो कनेक्शन कब बनाएगा। तो ये वही चीज़ है कि वो डाकिया के नाम का आप जो भेज रहे हैं कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, और इसका कोई जब तक आधार नहीं होता, ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी होती नहीं है कि आपके मन में कोई प्रेरणा है या आप ट्रांजिट बेस्ड कोई कैलकुलेशन बता दो। तो मुझे तो नहीं समझ में आती है, तो मैं तो खुद ही मैंने इनिशिएटिव किया कि मैं जितनी प्रिडिक्शंस करता हूँ उनका डिटेल्ड एनालिसिस मेरे चैनल पे पड़ा है, उसके चार्ट्स बने हुए हैं, उसके डिविजनल चार्ट्स पड़े हुए हैं, उसमें जैमिनी, योग कारक, जितनी आपकी एस्ट्रोलॉजी में लगा सकता हूँ सब मैंने वहाँ पर मिनिमम कम से कम वहाँ पर एक्सप्लेन किए कि आप समझ सको। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं। आप अभी कुछ लोगों ने कहा था उनके मुंह पर तमाचा है, और मैंने ही मारा था, बैंकों में पैसा मत रखिए, मार्च अप्रैल में बैंक फ्रीज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आ गए उठ के, मेरे पास भी लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ। मैंने मार्च में वो वीडियो बना दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, कोई बैंक फ्रीज नहीं हो रहा है, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, आप अपना पैसा बैंकों में रखें। तो ये लोग मिसगाइड करते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं, सेंटीमेंट्स के साथ खेलते हैं। एक गरीब, अभी एक लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई, कहीं पर पढ़ रहा था मैं, तो वहाँ पर लोगों के पास से कैश जल गया। उनसे पूछा गया तो कहते हैं जो टीवी में बड़े बड़े लोग आते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, उन्होंने कहा था कि अपना पैसा बैंकों से निकाल लो। तो आप कितना पाप कमाओगे?
अच्छी बात करो, सभ्यतापूर्वक बात करो। मृत्यु आप किसी की टाल नहीं सकते। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। तो क्यों आपको किसी को डराना? अगर जिसकी आ गई है तो वो तो बाथरूम में फिसल के भी मरेगा, क्या फ्लाइट का उसको डराना। तो देखिए वो एक बंदा जो अहमदाबाद फ्लाइट में धूल झाड़ के निकल गया था ना, जिसकी नहीं आई वो नहीं मरेगा, चाहे पूरी फ्लाइट जल जाए। और अगर आपकी आ गई है तो फिर कोई नहीं बचा सकता। तो जो चल रहा है चलने दीजिए, शांति बना के रखिए। कुछ अच्छी चीज़ें बताइए लोगों को, आपके थ्रू या आपके चैनल के थ्रू या मेरे थ्रू कुछ ऐसा जाना चाहिए कि जिसको सुनने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन हो, कुछ डर हो, कुछ नेगेटिविटी हो, कुछ उनके जीवन में जो संभावनाएं वो बढ़े। ऐसा ना हो कि आपको सुनने के बाद उनकी संभावनाएं ही खत्म हो जाए, कि इन्होंने बोल दिया है कि नौकरियां जाएंगी, अब वो कह रहा है मेरी नौकरी वैसी नहीं लग रही, और अब तो ये बोल रहे हैं कि इस साल भयंकर नौकरी आ जाएंगी। तो वो आपका सुनने के बाद डिप्रेशन में जाएगा। क्योंकि हर आदमी की देखिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आपका जो कुंडली है लाइक अ थंब इम्प्रेशन यूनिक है। तो उस यूनिकनेस की वजह से वो सब चीज़ें आप पर नहीं आ जाएंगी जो बोली जा रही है। तो शांत रहिए, सावधान रहिए। मैं लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, सजग रहिए। जहाँ पर बातें आपको लॉजिकल लगे वो मानिए, जहाँ पर नहीं लगे मत मानिए। मैं जैसे कभी कोई दावे नहीं करता हूँ कि आपकी वेल्थ बढ़ा सकता हूँ, आपकी चीज़ों को बदल सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको केवल अपनी चीज़ें बेटर ढंग से करनी है। और देखिए जब समय आएगा तो वो चीज़ें मिलेंगी। और एस्ट्रोलॉजी में जो दशा है उसकी को समय कहा गया है। एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से जो फैटलिज्म है, भाग्यवाद है, इसका विरोध करती है। दुर्भाग्यवश इसको पूरा भविष्यवाद और भाग्यवाद के साथ जोड़ दिया गया है। ये है प्रारब्ध कथन, ये है कर्म फल कथन। जैसी जिसके कर्म आए हैं वैसे ही उसके जीवन में इम्पैक्ट आ रहा है। जिस दिन आम व्यक्ति को ये भावना समझ में आ जाएगी तो वो इन एस्ट्रोलॉजर्स को कम से कम भगवान नहीं मानेगा। उसको पता है कि अपने पास्ट लाइफ में पूर्व पुण्य कर्मों में कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी है और उसका इम्पैक्ट मेरे जीवन में आया। तो सबसे पहले स्वीकार्यता होनी चाहिए कि मुझे स्वीकार्य है। पहले एस्ट्रोलॉजी आपको स्वीकार्यता सिखाती है कि अगर कोई नेगेटिव इवेंट आया है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर उसका समाधान, परिहार। परिहार वर्ड होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है ईश्वर के समक्ष जाके अपनी इन चीज़ों के लिए कि जीवन में जो मेरे कष्ट आ गया, मैं मानता हूँ इसका कारण कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए कर्म है जो इस समय मेरे इस जीवन को बाधित कर रहे हैं, तो मुझे मुक्त करें। तो आप अच्छे काम करना शुरू करो। एक रेमेडी अगर आप कर लो तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में देखिए संकट आएगा, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका, संकट है तो आएगा। लेकिन उस संकट से निकलने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। 9 के 9 ग्रह आपके अलाइनमेंट हो जाएंगे। आप गाय की सेवा कीजिए, आप ओल्ड एज हाउस में जाकर डोनेशन कीजिए। आप देखिए अगर आप ये 3-4 महीने ढंग से करते हैं 2-3 चीज़ें, तो आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कोई चमत्कार हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक पॉजिटिविटी आएगी। जिस चीज़ को आप बहुत नेगेटिव सेंस में ले रहे थे अपनी लाइफ की, उसको लेकर आपका जो रुख है सकारात्मक होगा। एक नया रास्ता बनेगा आपके जीवन का। आपका जो पुरुषार्थ वाला पार्ट है वो एक्टिवेटेड होगा। मैंने कहा जीवन या जो आपका एस्ट्रोलॉजी है ओनली 3P कॉन्सेप्ट पे काम करती है। फर्स्ट P प्रारब्ध है, सेकंड P पुरुषार्थ है, थर्ड P प्रार्थना है। तो प्रारब्ध से जो चीज़ें मिल गई हैं, पुरुषार्थ से आपको उनको एक्टिवेट करना है। उस पुरुषार्थ को करते टाइम आपके मन में निराशा ना आए, हताशा ना आए, उसके लिए प्रार्थना है। कई बार चाहे आपका जीवन हो चाहे मेरा जीवन हो, कई बार हमें लगता है कि जीवन बहुत खराब दिशा में जा रहा है, जितनी हम मेहनत कर रहे उतना परिणाम नहीं आ रहा है। सेम चीज़ राम जी के साथ भी हुई थी। जब वो रावण को मारने जा रहे थे, देख रहे थे कि सब कुछ मेरे विरोध में जा रहा है, वो अपोजिशन में है, अधर्म कर रहे हैं, लेकिन नुकसान इधर हो रहा है। तो जामवन जी जैसे लोग उनको समझाते हैं कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। उनको लगता है मेरे आने के बाद कितना दुर्भाग्य रहा, सीता हरण हो गया, भाई को संजीवनी लग गई, पिता की मृत्यु हो गई, तो आई थिंक मैं सबसे अभागा व्यक्ति इस दुनिया का। ये हर व्यक्ति के साथ होता है। तो उस टाइम जब आप ये फील करो तो अपने आप को आप प्रार्थनाओं से कनेक्ट कर लो। तो वो प्रार्थना आपके अंदर फिर से वो चेतना भर देती है कि आप पुरुषार्थ करने के लिए खड़े उठते हैं। अगर ये 3P कॉन्सेप्ट जो व्यक्ति समझ जाएगा, उसे जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है या किसी की शख्स की किस्मत में लिखा है वो तो होकर रहेगा, तो कुंडली ना दिखाई जाए। देखिए फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी, दो लड़ाइयाँ चलती रहती है लाइफ में। अब देखिए अगर ईश्वर ने सब कुछ कर दिया, सबसे पहले हमें कर्म की प्रवृत्ति समझनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी जो बात करती है वो कर्म के थ्रू ही आती है। तो जो 3 तरीके के कर्म हैं, जिनको सबसे जो कठिन कर्म कहा जाता है फिक्स कर्मा। अगर कोई इवेंट्स लाइफ में आपके फिक्स कर्मा के थ्रू आया, यानी कि डिनाइल ऑफ मैरिज अगर आपकी आई है और वो हर डिविजनल चार्ट्स में या एस्ट्रोलॉजी की हर स्ट्रीम में नेगेटिव वे में जा रही है, तो इट्स कॉल्ड फिक्स कर्मा। अब फिक्स कर्मा को आप चेक करा के ये जान सकते हैं कि इवेंट नहीं होगा और आपको अपने जीवन की एनर्जी किसी और तरफ लगानी चाहिए।
कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो फ्लेक्सिबल कर्मा में होती है, जो इस जीवन में आई तो है लेकिन उनमें बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं में ईश्वर की प्रार्थना और आपके पुरुषार्थ से वो इवेंट हो जाएंगे, डिले होंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, तो ये फ्लेक्सिबल कर्मा होते हैं। तो सबसे पहले तो कुंडली हमें ये बताती है, कुंडली कोई भविष्य नहीं बताती, कुंडली लाइक ए जीपीएस ये बताती है कि इस जीवन में जब आप आए हो तो आपके कर्मों का पैटर्न किस तरीके से आया है, आपको अपने जीवन को किस दिशा में डिजाइन करना चाहिए, आपको कैसी एजुकेशंस लेनी चाहिए, आपके जीवन में मैरिज का कंफर्ट है कि नहीं है, चाइल्ड का कंफर्ट है कि नहीं, बिजनेस करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। एक तरीके से जहाँ जहाँ पर फ्लेक्सिबल कर्मा वाली जो पार्ट है वो एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि यहाँ पर आपके इवेंट होने की संभावनाएं हैं, यहाँ पर आपके इवेंट होने की संभावनाएं नहीं है। तो जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, जहाँ हमें लगता है कि काम नहीं बन रहा, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कम से कम आपको गाइड कर सकता है कि आप रॉन्ग डायरेक्शंस में है और इस डायरेक्शंस में आई थिंक यहाँ पर जो डेस्टिनी या डिवाइन पावर है वो आपके साथ नहीं है और ये फिक्स कर्मा के थ्रू यहाँ पर कन्वर्ट होके आया है, तो ये इवेंट जीवन भर आपको परेशान करेगा। तो बेहतर है कि इस इवेंट से आप ना करें और अपने जीवन में कुछ बेहतर करें। बहुत सारे लोग मैरिज नहीं करते और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो ये हमें एक जीपीएस की तरह हमें एक रोड मैप बता देता है कि ये, और मुझे लगता है कि एक एस्ट्रोलॉजर से अगर आप एक बार मिल लो ढंग से और आप भी समझदार हो, एस्ट्रोलॉजर भी समझदार है, तो वो पूरा आपको एक रोड मैप बता देगा कि आपको इस पैटर्न में अपने जीवन को ले जाना है और यहाँ पर इस ईयर में मेजर आपके ट्रांजिशन हो रहे हैं, आपको ऐसे अपनी लाइफ को गाइड करना है। तो आपको एक जर्नल आइडिया मिल जाता है। सपोज आपके सामने दो ऑप्शन है कि आप एक ब्लाइंड रास्ते पर चले या आप एक जीपीएस वाले रास्ते पर करें। तो देखिए एस्ट्रोलॉजर कुछ बदल तो नहीं सकता फिक्स कर्मा वाले मामले में, लेकिन कम से कम इतना गाइड कर सकता है कि यहाँ पर आपको अपनी जो एनर्जी है नहीं लगानी चाहिए, यहाँ पर इवेंट नहीं होगा। अगर होगा तो फिर नारायण की कृपा से होगा। तो आप बेहतर है कि कुछ भी करने से पहले ईश्वर के समक्ष जाएं, प्रार्थना करें, शायद वो मिरेकल कर दें, और जो ईश्वर है वो मिरेकल करते हैं और मैंने अपने जीवन में होते हुए देखे हैं। तो ये मिरेकल का पार्ट है, महामृत्युंजय का पाठ कराना या ये फ्लेक्सिबल काल कर्मा है। सर्पदोष? काल सर्पदोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती और इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है जिसने इस झूठ का, जालसाजी का पर्दाफाश किया है, तो श्री के.एन. राव सर, परम पूजनीय, जो मेरे गुरुजी भी है, 2005 या 6 में उनकी आज तक पर एक सीरीज आई थी और बड़ी लंबी चली थी। अब बाकी लोगों को कॉपी कर रहे हैं, मैं भी उनको केवल सुन के, हम भी उनसे पढ़े, तो मैं भी उन्हीं को पूरा श्रेय दूंगा। तो उन्होंने हमें भी बताया, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि काल सर्प नाम की कोई चीज़ नहीं होती, झूठी बीमारी का झूठा इलाज है। किसी भी क्लासिकल बुक में काल सर्प दोष का कोई भी रेफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि कौन सा दोष है, कौन सा दोष नहीं है। तो काल सर्प दोष कोई होता ही नहीं है, तो आप किसकी पूजा करा रहे हैं? झूठी बीमारी का झूठा इलाज करा रहे हैं और जब उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी खराब है। तो ये नासिक में जो पूजा होती है काल सर्पदोष की, काल सर्प दोष की तो पूजा नहीं होती क्योंकि ये है ही नहीं। अब जो भी पूजा करते हो वो उनका विषय है और जिस विषय में लोग जाते हैं उनका विषय है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए बट उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगले मंथ मेरे भी कुछ रिलेटिव्स हैं वो काल सर्पदोष की पूजा कराने जा रहे देखिए हैं उसके लिए नासिक। देखिए एस्ट्रोलॉजी में आज तक डॉक्टर के.एन. राव या श्री के.एन. राव सर के बराबर कोई नहीं हुआ जिन्होंने भारतीय विद्या भवन इस्टेब्लिश किया और हजारों बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर निकले वहाँ से। वो आज भी है 93 ईयर्स के, ईश्वर उन्हें और दीर्घायु रखे। जब उन्होंने कह दिया है तो साक्षात वो भीष्म पितामह एस्ट्रोलॉजी के। अगर उन्होंने कह दिया काल सर्पदोष, इसका मतलब नहीं है काल सर्पदोष। और उनकी पूरी सीरीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, 2005 की पड़ी हुई है, आराम से लोग देखे वो कैसे बता रहे हैं, कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं बाबा लोग। फिर वो रेफरेंस देते हैं कि किन किन कुंडली में काल सर्पदोष है। तो वो एक स्विमर है, मुझे उसका नाम नहीं याद रहा, बताते उसकी कुंडली में काल सर्पदोष, उसने बहुत सारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। वो अमृता प्रीतम का रेफरेंस देते हैं, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रेफरेंस देते हैं, उनकी कुंडली में काल सर्पदोष था। तो उनमें से किसी ने कोई पूजा नहीं कराई। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, बहुत सारे लोगों की कुंडली में, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी किसी न किसी वे में काल सर्पदोष से पीड़ित थे। तो ऐसा उनके जीवन में कोई, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही हो। एटलीस्ट मुझे लगता है सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा ही किया उन्होंने इम्पैक्ट इस समाज पे। मतलब अगर काल सर्पदोष है तो उसकी पूजा नहीं होती है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ काल सर्पदोष है ही नहीं। लेकिन अभी आपने दिए ना रेफरेंसेस इन लोगों ये वो लोग देते हैं जिस कॉम्बिनेशन को बताते हैं कि जब सारे प्लैनेट आपके राहु केतु एक्सेस में आ गए, तो राव सर ने यही बताया कि आप देखो, मैं इतने एग्जांपल देता हूँ जिनको अकॉर्डिंग टू ये जो फर्जी पंडित है काल सर्प बोलते हैं, इन सबके प्लैनेट राहु केतु एक्सेस में है और आप इनका जीवन देखो, समझाने के लिए। तो बहुत लॉजिकल अप्रोच के साथ फिर वो कहते हैं, क्लेम करते हैं, और उसी क्लेम से हमको भी बल मिलता है क्योंकि हमने भी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो वो क्लेम करते हैं अगर किसी भी क्लासिकल बुक में, लाइक बहुत सारी क्लासिकल बुक है,
BPHS, बृहद पराशर होरा सास चिंतामणि, उत्तर कालामृत, ठीक है, और चमत्कार चिंतामणि, करीब 25-30 आपकी एस्ट्रोलॉजिकल की क्लासिकल बुक है जिनसे पूरी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। कहीं पर भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है जिसको नाम लिखा हो काल सर्पदोष। अच्छा, ये है तो ही ये देखिए बहुत सारी चीजें मिलावट आ गई। अब देखिए आपको मैं भी बताऊं कि यहाँ पर घड़ी वाला सिस्टम शुरू हो गया है। आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे एस्ट्रोलॉजी में घड़ी बोली गई थी, तब फिर से कोई व्यक्ति उठ के आएगा कि ये फर्जी है। कहीं पर एस्ट्रोलॉजी में पराशर ने नहीं कहा था कि कौन से व्यक्ति को कौन से आकार की घड़ी पहननी चाहिए, नहीं कहा था। कुछ लोग, क्योंकि ज्ञान लुप्त होता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। 50 साल बाद जो बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि मोबाइल में 000 नहीं रखना है, वो लिखा हुआ है ज्योतिष की किताब में, बहुत बड़ा श्राप आ जाता है। तो फिर कोई व्यक्ति उठेगा सजग समाज को करने की, ऐसा भैया नहीं लिखा है। ये आज से 50 साल पहले कुछ बहरूपिये आ गए थे और उन्होंने अपनी मार्केट चमकाने के लिए ये सारी चीज़ें ले आए। जिनके हाथ में घड़ी की बात करते हैं या जितनी भी चीज़ों की बात करते हैं, तो मुझे तो कोई लॉजिक नहीं, तो लॉजिक देना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप ये चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है, घड़ी वगैरह ये थोड़ा आजकल मैं कह सकती हूँ कि मॉडर्न तरीके से लोगों ने समझाना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से ये लोग बताते हैं और अपनी बात को रखते हैं, उसके साथ ही ग्रहों को जोड़ते हैं। जैसे कई, आप तो रेमेडीज़ नहीं बताते, आप एक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ की बात करते हैं। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भैया आप समोसा दान करो, क्योंकि वो तिकोना होता है, तिकोने को भी वो किसी ग्रह के साथ जोड़ते हैं। क्या पता उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता हो। देखिए, हाँ, जहाँ पर दान वर्ड यूज किया आपने और आपके किसी भी एक्ट से, चाहे वो समोसा और चाहे वो पेड़ा हो, हाँ, अगर किसी की आत्मा तृप्त हो रही तो डेफिनेटली वो रिजल्ट देगी। लेकिन उसको आप किसी जबरदस्ती के एंगल में मत जोड़ो। ये मेरा दिमाग है, इसमें मैं कुछ भी बना दूं। आपकी बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए। अब एटलीस्ट हम रामायण महाभारत को या भगवत गीता को यहाँ पर चैलेंज नहीं करते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी है तो उसके लिए बेस क्या है, यही है ना, भगवत गीता, जहाँ पर कृष्ण और कर्ण का संवाद है, प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन हो रही है। तो हम कृष्ण को भी मानते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी भी मानेंगे, और ये जो पूरी नॉलेज है वहीं से डाउनलोडेड है। अब आप इसे बीच में छेड़छाड़ मत करो। कहीं पर भी ये समोसा नहीं लिखा है, कहीं पर भी घड़ी नहीं लिखी है, कहीं पर भी ये मोतीचूर के लड्डू नहीं लिखे हैं। ये केवल एक वर्ड लिखा है, दान और सेवा और पूजा। दान किसी भी तरीके का हो सकता है, सेवा किसी भी तरीके की हो सकती है, पूजा किसी भी तरीके की हो सकती है, और पूजा वही करनी चाहिए जो आप कर सको। 5 मिनट बहुत होते हैं किसी भी पूजा के लिए। और ये देखिए, पूजा भी अपना एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। मुझे 1 घंटे में आनंद आता है, मैं 1 घंटा करूंगा, आपको 5 मिनट में आता है, 5 मिनट करें। सारा खेल कनेक्टिविटी का है। जिस टाइम आप कनेक्ट हो गए, आपकी जो पूजा है वो सफल हो गई। आप 2 घंटे में भी कनेक्ट नहीं हो रहे तो बेकार है। तो देखिए, ये मैं ये कहूँगा सारा घालमेल है। और घालमेल में सबसे अच्छा, आप मेरी बात भी मत मानो, उनकी बात भी मत मानो। आप हिंदुस्तान में रहते हो, आप भगवत गीता तो मानोगे, कृष्ण तो मानोगे, राम तो मानोगे। अगर उन पर भी आपको संदेह है तो फिर आपको ये पॉडकास्ट सुनना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको राम और कृष्ण पर संदेह है भारत में रहते हुए, तो फिर ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है। तो देखिए, जब कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मेरे हाथ में है। भगवत गीता में लगातार यही कहा गया है कि आप कर्म करो, और कई ऐसे रेफरेंसेस है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का लिंक बताया गया है। सबसे अच्छा तो कृष्ण एंड कर्ण संवाद है, जहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं, और कर्ण बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, कर्ण को बोल रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि प्रजापति ब्रह्मा के नक्षत्र में शनि जाने वाला है, केतु ज्येष्ठा में जाने वाला है, और मंगल चित्रा में जाने वाला है। तो तुम तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, तुम्हें पता है ये राजा के विनाश को सूचक है, फिर तुम दुर्योधन की तरफ से क्यों? तो इस लाइन का बस इतना आशय था कि दोनों को पता था कि एस्ट्रोलॉजी में जब ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो राजा का विनाश होता है, धरती पर कोई ना कोई आपका नेगेटिव इवेंट्स होता है। तो कहने का मतलब ये था कि जब कृष्ण मान रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, और तो हमें फिर एज इट इज जो बताई गई है, जो ऋषियों ने हमें दी है, चाहे वो पराशर हो, चाहे भृगु हो, चाहे कोई भी हो, हमें उसको वैसे लगा देना चाहिए और बस उसको समझ के आजकल के परिवेश में डाल देना चाहिए। जैसे राहु को उन्होंने कहा कि राहु आपका ब्रह्मांड में नहीं है, ठीक है। राहु क्या है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब चंद्रमा और सूर्य के टाइम घूमते हुए एक नोट प्राप्त होती है तो वो राहु और केतु है, इसको ड्रैगन हेड, ड्रैगन टेल कहा गया है एस्ट्रोनॉमी में। तो लेकिन फिर भी इनका प्रेजेंस है हमारे जीवन में। राहु जितनी भ्रम की स्थिति है, जहाँ पर व्यक्ति ना होकर भी प्रेजेंट हुआ, सब राहु है। तो अब आजकल की राहु को जोड़ दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, और आपका जितना आपका ये साइबर क्राइम, जितनी चीज़ें आ रही, सारी चीज़ें आपकी इससे आ गई है। तो इसी तरीके से आपको मॉडर्न अप्रोच की, जैसे कि पहले बताया गया था कि बढ़ई कारपेंटर के लिए क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तो आज की डेट में बढ़ई कारपेंटर को आपको किससे लिंक कर सकते हैं? जैसे मेरे पास कोई आया
तो मेडिकल प्रोफेशन में काम कौन करता है? जितने आपके ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, हड्डी वाले, वो काटना, जोड़ना, लगाना, फिट करना, तो वो कॉम्बिनेशन आपको उसमें देखिए। तो एस्ट्रोलॉजी को देश काल पात्र के साथ लिंक कीजिए। मनगढ़ंत समोसा, जलेबी, रबड़ी मत बांटिए, लेकिन सेवा के भाव से। आप चाहे, मैं कहता हूं कि आप कुछ भी मत दो, अगर आप किसी इंसान को ठंडा पानी भी पिला दो तो भी बहुत दुआएं मिलेंगी। और देखिए, लोग इधर उधर भागते फिरते, आप अगर मानवता की सेवा करो, और सनातन में अगर आप हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, तो स्वामी विवेकानंद को फॉलो करो। विवेकानंद ने कहा है, दरिद्र नारायण, जो नारायण है वो मंदिर के बाहर है, आप कहाँ मंदिर के अंदर उसको ढूंढ रहे हो? खाना उसको चाहिए, आप विष्णु को नहीं चाहिए। तो ठीक है, आपकी श्रद्धा भाव है, आप सर झुकाइए, नमन कीजिए, लेकिन पेट उसका भरिए जो बाहर बैठा है मंदिर के। अच्छा, अब आपने ये बात कही तो मुझे ये बताइए कि जैसे मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, क्या वो सही है? पैसे चढ़ाना या फिर किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ चढ़ाना, वो सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और मेरे यहाँ जो पूजा होती है, मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ। जैसे घर में भी होता है, पंडित जी आते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये रखो, यहाँ पर 10 रुपये रखो, वो पंडित जी को चाहिए होते हैं, वो आदमियों को हाँ, चाहिए ठीक होती है। हैं। तो मेरे यहाँ जब पूजा आती है तो मैं अपने पंडित जी को सबसे पहले बोल देता हूँ कि तुम्हें जितने पैसे अलग से चाहिए इस फीस के अलावा, वो ले लेना। जो एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, तुम भगवान की छींचा लेदर मत करना कि तुम गणेश जी पे 100 रुपये, गौरी जी पे 100 रुपये, फिर आखिरी में तुम ऐसे लूट पाट करके भागते हो जैसे कि महमूद गजनी लूट के भागा हो इस मंदिर को। वो पूरा निकाल के ले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ईश्वर को केवल आपकी भावना चाहिए, हाँ। ना आपके छप्पन। देखिए, वो समझना चाहिए, वो पंच तत्व से नहीं बने हैं ईश्वर, ठीक है? तो आपका अगर भावना अच्छी है, जो ऋग्वैदिक काल है वो यही पूजा को बताता है, जिसको मानस पूजा कहते हैं। बैठ जाइए किसी पेड़ के नीचे, यहाँ पर स्थापित कीजिए ईश्वर को, जो समर्पित करना है कीजिए, जल, दूध, प्रसाद, भोग, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, भावनाओं के थ्रू। ये जो है मिथ्या वर्ड है। तो ये में भी हो सकता है मंदिर के रख रखाव के लिए करें या बाकी चीज़ों के लिए करें, ईश्वर को इसकी आवश्यकता नहीं है। और ईश्वर भी देखिए अब दो तरीके के हैं, और जो पहला ईश्वर है, जो मेरा ईश्वर है, वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, वो गिव एंड टेक में विश्वास ही नहीं करता। अब आपके ऊपर है कि आपने कौन सा ईश्वर माना। अगर उसको भी आपने अपने जैसा लालची मान लिया है कि जब तक आप ये नहीं करोगे वो करेगा, तो आप शायद गलत रास्ते पर हो। लेकिन हम कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, हम मन्नतें मांगते हैं। कोई चीज़ नहीं हो रही तो मेरी ये चीज़ हो जाए तो मैं दर्शन करने के लिए आऊँगा या आऊँगी, या फिर ये चढ़ावा चढ़ाऊँगी। इनका असर होता है क्या? देखिए, ईश्वर कर्म के बंधनों के अधीन बंधे हुए हैं, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम फिक्स कर्मा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, या जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती वो ईश्वर नहीं दे पाते हैं। और अगर कर्म के बंधनों के अधीन नहीं होते, तो जब राम के पिता की मृत्यु हुई थी तो श्राप मिला था दशरथ को कि आपकी भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। तो साक्षात नारायण थे, काट देते, वो श्राप नहीं काट पाए। कर्म के बंधन ऐसे हैं कि वो आपके गले में आकर पड़ेंगे। और ये भी एक श्लोक है, और हमें राव सर सुनाते थे कि आपके जो कर्म हैं बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि एक बछड़े को आप एक मैदान में जहाँ पर बहुत सारी गायें हैं वहाँ छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा। चाहे आप 1000 गाय हो, सहस्त्र धेनु गाय कहा गया वहाँ पर, 1000 गायों के बीच में आप एक बछड़े को छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ को आइडेंटिफाई कर लेगा। उसी तरीके से कर्म है, वो आपको इस जीवन में आके आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपसे कोई मिलने ना आए या ना आए, कर्म जरूर आएंगे आपसे मिलने, अच्छे या बुरे। तो कर्मों का प्रारंभ भी तो लिखा होता होगा ना, मुझे क्या करना है। अगर क्रिमिनल बनना है तो मेरे कर्मों में लिखा होगा मैं criminal बिल्कुल, डेस्टिनी में उसका डिफाइन होगा कि इस तरीके से तुम्हारे लाइफ का पैटर्न रहेगा, ये दुख रहेंगे। प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन प्रारब्ध में बहुत सारी चीज़ें फ्री विल के थ्रू हम ऊपर नीचे भी करते हैं। हर जगह तो हमें आके नारायण धक्का नहीं देते, या हर जगह आके हमें सहारा नहीं देते। तो यहाँ पर आपका जो फ्री विल है उससे आप अपने प्रारब्ध को डिस्टर्ब जरूर करते हैं। जैसे कि परमहंस का उदाहरण है कि गाय को एक रस्सी से बांध दे आप खूंटी से, तो जितना वो घूम सकती है वो तो उसकी फ्री विल है। हाँ। तो फ्री विल के थ्रू हम कई चीज़ों को अच्छा या बुरा करते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी का अपराधी बनना लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पास लाइफ के ऐसे कर्म पूरे कर रहा है और उन लोगों के साथ मुलाकात करेगा जो उसके जीवन में आए हैं। तो मे भी ये भी आगे चलेगा साइकिल। देखिए, जो साइंस है वही एस्ट्रोलॉजी है, वही भगवत गीता है। भगवत गीता सेम बात कहती है कि आत्मा अजर है, अमर है। जैसे मैं एक बहुत सिद्ध पुरुष से मिला, तो उन्होंने मुझसे क्या पूछा, उन्होंने मेरा नाम नहीं पूछा, उन्होंने पूछा इस बार इस शरीर का क्या नाम, इस आत्मा का क्या नाम है। उनको वो आइडेंटिफाई कर लेते, आत्मा तो वही है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आज आपका नाम तमन्ना जी है, पर ये सोल पिछले लाइफ में कुछ और होगी, अगली लाइफ में कुछ और होगी, बट हर बार कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड जा रहा है। वो कैरी फॉरवर्ड प्लस होगा या वो कैरी फॉरवर्ड माइनस होगा। दोनों ही कंडीशन में आपको बर्थ लेना है।
जब तक जीरो नहीं हो जाता, यानी कि आपको हर 1 अप्रैल यानी कि जो नया जन्म है आपकी बैलेंस शीट खुलेगी और 31 मार्च का कैरी फॉरवर्ड वहाँ सबसे ऊपर लिखा जाएगा, जहाँ पर प्रारब्ध आपको कुछ जगह रोक देता है, और वो है आपका, जैसे कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका किस परिवार में जन्म होगा, आपके माता पिता कैसे होंगे, आपकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, आपकी हेल्थ कैसी होगी, कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए शायद 5 साल के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी भी होती है, 7 साल के बच्चे को कैंसर भी होता है। ये होता है कि हम उस बच्चे को देखते हैं और बहुत मानवता और मानवीय संवेदनाओं के साथ देखते हैं, लेकिन जो कर्म का सिद्धांत, वो आत्मा को कष्ट मिल रहा है और वो आत्मा वो कष्ट अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके आई है। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो मिरेकल्स काम करते हैं, ये विष्णु सहस्त्रनाम अपने आप में एक मिरेकल है। जो इसको करता है उसके जीवन में परिवर्तन आता है, और जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजर, कोई जेम्स, कोई अंगूठी, कोई नग, कोई नगीना, कोई काल सर्प पूजा, कोई नासिक की पूजा नहीं कर सकती, वो ये विष्णु सहस्त्र नाम कर देता है। तो कहा ही गया है कि हरि इच्छा बिन कुछ होता नहीं, कर्ता कारक कर्म सब वही है। कुछ गलतियां हमें भी पता होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते। मे बी उसमें हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, या फिर हमें कभी कभी ये एहसास होता है कि यार इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाला का ये रिएक्शन आया, तो उसका एक्शन था, मेरा रिएक्शन था। तो क्या ये गलत कर्म है? अब ऐसा तो नहीं रहा जा सकता ना, सामने वाला कुछ कहता रहे और मैं कुछ रिएक्ट ना करूं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके साथ अनीति, अधर्म, अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध आप खड़े हो रहे हैं, तो यही तो कर्म है। अगर उस टाइम आप शांत रह जाते हैं और लेकिन वो किसी को हर्ट भी तो कर रहा ना। लेकिन शुरुआत किसने की? अर्जुन को क्या कह रहे हैं? लेकिन मे भी उसके लिए वो सही चीज हो। उसके लिए वो सही कैसे हो सकता है जो आपके लिए गलत? वही तो कर्मों की परिभाषा क्या है? मेरे लिए कर्मों की गलत। परिभाषा मेरे लिए ये है कि मेरे समक्ष मुझे किसी आत्मा को कष्ट नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति आकर मुझसे, जैसे कि दुर्योधन आ ही गया अर्जुन के सामने, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप छोड़ दो। अर्जुन यही आप ही वाली बात कह रहे थे कि मुझे क्या मिलेगा इनको मार के, ये अपने ताश्री है भाई, और ऐसा राजपाट मिल भी गया तो क्या। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि आपने शुरुआत नहीं की, आप तो अपना हक मांग रहे हो। तो जहां पर आपकी आत्मा आपको अलाउ कर रही है कि आपने गलत नहीं किया है और आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो उसके विरुद्ध उठ के जो गांडीव धारण करना है अर्जुन की तरह, वहां पर कृष्ण आपके सारथी बनेंगे। बट आपकी तरफ से पहल ना हो किसी को गलत करने की। पहला तीर दुर्योधन की तरफ से चला था, अंतिम तीर अर्जुन की तरफ से चला था। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे सपोज किसी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। अब जिंदगी तो देखिए एक बार मिली है, ठीक है, जिंदगी जीनी है, कोई ऐसी चीजों में रह के क्यों अपनी जिंदगी खराब करेगा। तो क्योंकि उसमें किसी दूसरे को आनंद आ रहा है, लेकिन उस आनंद से कोई तीसरा बंदा दुखी हो रहा है, तो उसको आप मतलब उसको गिल्ट नहीं है जिसको आनंद आ रहा है। मतलब गिल्ट होना जरूरी है क्या? तभी बिल्कुल। आपके देखिए, मैं कर्म की परिभाषा और भगवत गीता, आपके कर्म से, मन से, वचन से अगर किसी की आत्मा को कष्ट हो रहा है, तो आप उसके साथ ऋणानुबंधन में बंधेंगे ही बंधेंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पुत्र बन के आएगा, सेवा कराएगा, ठीक है। ऑटिज्म हो जाएगा, फिर वही पुत्र मिलेगा आपको, जीवन भर आप उसकी सेवा करेंगे। स्पाउस ऋणानुबंधन बन के आएगा। तो देखिए, जब जब किसी आत्मा को कष्ट पहुंचा है, और इसीलिए देखिए जो ऋषि मुनि होते हैं वो ऋणानुबंधन के चक्कर में पड़ते ही नहीं है, सबको माफ करते हैं, बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी नहीं देते हैं किसी को, ठीक है, वो सम रहते हैं। तो देखिए, आपको 2 जीवन जीने, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। तो ये जो स्पिरिचुअल पाथ वाला रास्ता है, सबको माफी बोलता है और कहता है परम आनंद की स्थिति आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपको दुख में दुखी ना करे, सुख में आपको इतना ज्यादा मदहोश मत कर दे कि आप बहक जाओ। तो जो ऋषि मुनियों की स्थिति है, परमानंद, वो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और सिद्ध पुरुष की डेफिनेशन भी यही कही गई कि जो शांत हो, स्थिर हो, वित राग भय क्रोध से मुक्त हो, वो है आपका सिद्ध पुरुष। मुझे आजकल सबसे अच्छे लगते हैं प्रेमानंद जी। मैंने उनको बहुत शांत, सौम्य और बहुत लॉजिकल बात करते हुए देखा है। वो ये नहीं कहते, वो बिल्कुल यही कहते हैं कि आपका पति थक कर आया है या उसको ऑफिस जाना है और आप लड्डू गोपाल की सेवा करें, नहीं, वो एक कर्म बता, तुम्हारा कर्म पहले ये कि उसका टिफिन पैक करो, उसे खाना दो, क्योंकि वो काम करने जा रहा है पूरे दिन को। लड्डू गोपाल कहीं नहीं जा रहे, वो उनको नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, क्योंकि उनको तुम्हारी भावना चाहिए, लेकिन उसको तो खाना चाहिए ना 2 बजे। बिल्कुल। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है घरों में कि वही बच्चे को स्कूल जाना है और वो पति को भी ऑफिस जाना है, लेकिन जो महिला है जिसको कोई काम करना है, वो माला जाप कर रही है। तो बिल्कुल, माला जाप ये भी आपका कर्म खराब कर रहा है। आपका भी कर्म आपके पति और उस बच्चे के साथ आया है ऋणानुबंधन बन के, उसको पूरा कीजिए। कर्म इस टाइम ये है, ईश्वर केवल इतना चाह रहे हैं, एक बार नमस्ते कर लिया, होली दिवाली वाला बहुत है। देखिए,
एक जो लाइन कही गई, बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि ईश्वर को हमें बिल्कुल वैसे ही मानना चाहिए जो ईश्वर है, उसी भावना से देखना चाहिए। एक ऐसे गार्जियन हमारा कभी नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे, चाहे हम कुछ भी करें। तो जो नर और नारायण का अंतर है वो रहना चाहिए, हमें नर बन के ही रहना चाहिए और नारायण को नारायण ही मानना चाहिए। और कही गई कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद है इतना, मैं नर तुम नारायण, मैं संसार के हाथों में है, संसार तुम्हारे हाथों में। तो एक बार उसके हाथों में चले जाओ, सारा संसार आपके साथ हो जाएगा। तो मेरा एक कर्म यही है कि जो सामने आ पड़ा है, जिससे किसी व्यक्ति के साथ आपके ऋणानुबंधन है, अब कोई व्यक्ति सेवा के भाव से आपके साथ जुड़ा है आपके जीवन में, और आप उसको छोड़ के अगर ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ईश्वर सेवा एक्सेप्ट करेगा। आपके माता के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में अगर कोई इस स्थिति में आ गया जहाँ पर आपकी उसको केयर चाहिए, सेवा चाहिए, तो यही सेवा जो है ना, ये ईश्वर के समकक्ष है। वहाँ से अगर आप विमुख होते हैं और यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब आप कर्म से विमुख हो रहे हैं और इस ऋणानुबंधन के साइकिल में उलझते जा रहे हैं। आपने सेलेक्ट किया होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है इस जीवन में आने के बाद, सोल का अल्टीमेट पर्पस होता है अपने आप को डिसॉल्व कर देना ईश्वर में। एक बार यही टारगेट लेके हर बर्थ में वो जन्म लेती है। तो जो ग्रुप ऑफ सोल है वो कनेक्ट करती है अपने साथ, उसको ऑप्शन दिया जाता है कि किसके साथ आपको अपने बंधन पूरे करने हैं, जिससे कि क्योंकि ईश्वर के यहाँ जो मोक्ष की जो टेंडेंसी वो तभी मिलेगी जब आपका अकाउंट जीरो हो। तो अकाउंट जीरो करने के लिए आप चुनते हो ये स्पाउस को ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत परेशान किया था, ठीक है इस बार ये परेशान कर लेगी तो जीरो हो जाएंगे। इस बार इसको ले लेता हूँ, इसने मेरी बहुत सेवा की है तो इसको एक बार पुत्र बना दो अभी, और इसके साथ मैं अपने ऋणानुबंधन कर दूंगा, इस बार मैं इसकी सेवा कर दूंगा। तो आप खुद एक ग्रुप ऑफ सोल कनेक्ट करते हो अपने साथ और उनके साथ आपको मिलता है ऋणानुबंधन को पूरा करने का मौका। तो जो कर लेते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जो फ्री विल की वजह से इधर उधर भटक जाते हैं तो फिर वो जन्म जन्मांतर के बंधन में बार बार आते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। इस जीवन में कोई भी चीज़ अकारण नहीं है, किसी की मुलाकात अकारण नहीं है, किसी व्यक्ति का आना और जाना भी अकारण नहीं है। ये सब कर्म के बंधनों के थ्रू आपके पास आए हैं। स्वीकार्यता होनी चाहिए आपके प्रति मन में, और अपना जो निर्वहन है, जो आपकी आत्मा अलाउ करे या जो ड्यूटी उनके प्रति बनी है, अगर आप वो कर रहे हो तो ईश्वर आपसे सबसे ज़्यादा खुश है। चाहे आप उसकी 5 मिनट भी पूजा नहीं करते हो, आई थिंक वो आप उसके सबसे आज्ञाकारी बच्चे हो और वो जरूर आपको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, यानी कि मोक्ष वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करेगा। कर्मों की बात भी होगी, प्रिडिक्शंस भी होगी, कोई ऐसी एक्सक्लूसिव प्रिडिक्शन है आपके पास जाते जाते? देखिए अभी प्रेडिक्शंस में तो हम जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट का मैं बोल रहा हूँ कि भगवंत मान वहाँ पर रिपीट नहीं होंगे और 2 स्टेट के भी आपके सीएम यहाँ पर बदलेंगे जल्दी ही। और इसमें अभी एक स्टेट का मैं नाम बता देता हूँ, वो है कर्नाटका, ठीक है। डीके रिपीट करेंगे, डीके वहाँ पर भी डिप्टी सीएम है, वो सीएम की तरफ जाएंगे और मे भी आने वाले टाइम में आप 2026 में इस इवेंट को देखेंगे। अच्छा, ये डीके मीन्स डीके शिव कुमार, कर्नाटक में। में। और कोई स्टेट, 2 स्टेट्स बताइए। एक स्टेट पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच और बड़ा मज़ा आया आपसे बात कर रहे हो। उम्मीद है कि मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको भी मिली होगी। और सही बात है, मतलब आंखें बंद करके कुछ भी देखना नहीं चाहिए, कान बंद करके सुनना नहीं चाहिए। आप अपने कान और आंख और दिमाग खुला रखिए और जितना आप कर सकें वो करिए। और भक्ति में कुछ नहीं जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये उपाय है, छोटा सा उपाय है, वो कर लीजिए, लेकिन हाँ अगर उसका इंटेंशन दान का है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दान करना अच्छी बात है, चाहे वो समोसा हो, चाहे लड्डू हो, चाहे कचौरी हो, आप कुछ भी दान करें। इस इंटेंशन के साथ मुझे लगता है कि आप दान मत करें कि मेरा ये काम बन जाएगा इसलिए मैं ये दान कर रहा हूँ। ये गलती मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद नहीं करूंगी। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए तमन्ना टॉकीज। ठीक है। आपके सभी दर्शकों को मेरा भी बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं कि नीम करोली बाबा उनके जीवन में बहुत खुशहाली लाए और 15 जून को अगर हो सके तो आप कैची धाम पहुँचे और आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी। बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम।